हेलो फ्रेंड्स, मैं अनीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। प्रैक्टिस सेट 11 लिया है आज मैंने। और एनवीएस के जो मैं प्रैक्टिस सेट करा रही हूँ उसमें मैंने अब तक 10 जो है प्रैक्टिस सेट करा दिया है। और आशा करती हूँ कि वीडियो पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। अगर आपने इससे पहले की नई वीडियो देखी है तो जरूर प्ले लिस्ट में जाएं और पहले की वीडियो भी देख लें। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी तरीके के क्वेश्चन हल करने चाहिए, किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है। और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है। और इसके साथ साथ मैं पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ाती हूँ। और अगर आप पॉलिटिकल साइंस दे रहे हैं टीजीटी का, पीजीटी का, आदि का एग्जाम, तो जरूर देखें वीडियो पॉलिटिकल साइंस की भी। ठीक है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में पाशुपतों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। मथुरा, कौशाम्बी, त्रिपुरी, उदयपुरी। और राइट ऑप्शन जो हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा मथुरा। तो पाशुपतों का जो एक प्रबल केंद्र था वो मथुरा में था। और चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य के समय मथुरा स्तंभ लेख जो है उसमें ये बात उल्लिखित है। मथुरा स्तंभ लेख चंद्रगुप्त सेकंड के समय। ठीक है। नेक्स्ट है, शैव धर्म का प्रारंभ किस काल से माना जाता है? हड़प्पा काल से, उत्तर वैदिक, मौर्य, शुंग या कुषाण। ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, हड़प्पा काल से माना जाता है। ठीक है। शिव से संबद्ध धर्म को शैव कहा जाता है, जो शिव से संबंधित है, जिसमें शिव को इष्ट देव मानकर उनकी उपासना किए जाने का विधान है। और शिव के जो उपासक हैं उन्हें शैव कहा जाता है। ठीक है। और संध्या सभ्यता की खुदाई में मोहनजोदड़ो से एक मुद्रा पर पद्मासन में जो विराजमान योगी का चित्र मिलता है, उसके सिर पर त्रिशूल जैसा आभूषण और 3 उसमें मुख है। और सरजान जो मार्शल थे उन्होंने इस देवता की पहचान ऐतिहासिक काल के शिव से स्थापित की और यह भारत का सबसे प्राचीन धर्म है। ठीक है। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म ग्रंथों का महान टीकाकार था। अशोक घोष, बुद्ध घोष, वसुमित्र, नागार्जुन। और थर्ड क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, बुद्ध घोष। ठीक है। अश्व घोष कवि जो है ये नाटककार, संगीतकार, विद्वान ने तर्कशास्त्री थे। नागार्जुन जो थे वो शून्यवाद के प्रवर्तक थे, शून्य का आविष्कार इन्होंने किया। और इन्होंने बौद्ध दर्शन के माध्यमिक विचारधारा का इन्होंने प्रतिपादन किया था। ठीक है, नागार्जुन ने। नेक्स्ट है, गुप्त शासकों ने कौन सा बिरुद धारण नहीं किया? परमेश्वर, धर्म प्रवर्तक, परम भट्टारक, महाराजा धीराज। और फोर्थ क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, धर्म प्रवर्तक। ये वाला नहीं किया था, बाकी परमेश्वर का भी किया, परम भट्टारक का भी किया, महाराजा धीराज का भी इन्होंने किया है। ठीक है। और एक राट भी का भी किया है इन्होंने। तैसी मूर्तियां ये धारण करते थे। और इसमें मैं 50 क्वेश्चन आपको कंप्लीट कराऊंगे और 50 क्वेश्चन जो होंगे वो सेकंड वीडियो में आपको मिलेगी, पार्ट 2 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलाहाबाद स्तंभ लेख प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता थे? सूरसेन, हरिसेन, कवि रवि कीर्ति। और फिफ्थ क्वेश्चन के जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा बी, हरिसेन। ठीक है। ये तो क्वेश्चन बहुत बार हम लोग हल कर चुके हैं। और वीडियो जरूर पूरी देखें, सारे क्वेश्चन जरूर देखा करें। तरह तरह के क्वेश्चन होते हैं जो आपके किसी भी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। 6 है, निम्नलिखित में से कौन बौद्ध शिक्षा का केंद्र नहीं था? पूछा है। ठीक है। नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला, वल्लभी। और 6 क्वेश्चन में राइट ऑप्शन हो जाएगा तक्षशिला। ठीक है। तक्षशिला कहाँ पे है? वर्तमान जो पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान में रावलपिंडी जगह है, रावलपिंडी। ठीक है। शोएब अख्तर जो खिलाड़ी पाकिस्तान के थे उन्हें रावलपिंडी कहा जाता था, क्रिकेट के खिलाड़ी, रावलपिंडी एक्सप्रेस कहा जाता था। ठीक है। तो वो रावलपिंडी के ही थे। तो रावलपिंडी जिले में स्थित तक्षशिला प्राचीन समय में गांधार राज्य की राजधानी थी। ठीक है। और रामायण के अनुसार भारत ने अपने पुत्र तक्ष के नाम पर इस नगर की स्थापना की थी। किसके नाम पर? अपने पुत्र तक्ष के नाम पर इस नगर की स्थापना की थी, जिसका नाम तक्षशिला रखा था। और तक्षशिला ख्याति प्राप्त शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है। ठीक है। और कौशल के जो राजा प्रसेनजीत का वैद्य जो जीवक था
और राजनीतिक चाणक्य जो थे, बौद्ध विद्वान बसुबंदी, उन सभी लोगों ने यहीं से, चाणक्य ने और ठीक है, और जीवक ने, सुप्रसिद्ध जो जीवक वैद्य थे जो प्रसेनजीत के, इन सभी ने यहीं से शिक्षा प्राप्त की थी। ठीक है, और चंद्रगुप्त मौर्य ने भी अपनी जो सैनिक शिक्षा थी यहीं से ग्रहण की थी, और चाणक्य जो था यहीं का उस समय आचार्य था। ठीक है, ये तक्षशिला जो है ये बौद्ध शिक्षा का केंद्र नहीं था। नालंदा, विक्रमशिला और वल्लभी, ठीक है, ये थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर का मकबरा कहाँ है? ठीक है, तो अकबर का मकबरा जो है वो सिकंदराबाद में है। और 7th क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ये हो जाएगा, 16 अक्टूबर 1605 को अकबर का देहावसान हुआ था। ठीक है, 16 अक्टूबर 1605 को, ठीक है, अकबर की मृत्यु हुई थी। और उसे आगरा के निकट है सिकंदराबाद, तो सिकंदरा के मकबरा में उसे दफनाया गया था। ठीक है, और इसका निर्माण कार्य जो है स्वयं अकबर ने ही शुरू किया था, लेकिन उसे पूरा जहांगीर ने, उसके पुत्र ने करवाया था। नेक्स्ट है, प्राचीन मानव प्रजाति है ऑस्ट्रेलोपिथेकस, जावा मानव, होमो इरेक्टस, निएंडरथल। ठीक है, और इस तरीके के क्वेश्चन अगर आप के एग्जाम में जरूर आएंगे। एनबीएस का एग्जाम था, इसमें भी आए, केबीएस का जो आपका एग्जाम होगा इसमें भी आएंगे। ठीक है, प्लस जो एग्जाम होते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के, उसमें भी इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए मैं आप लोगों से कहना चाहूंगी कि आप लोग एनसीईआरटी 11th क्लास की विश्व इतिहास के कुछ विषय करके जो शुरू किया है उसे जरूर पढ़ें। अब तक 8 चैप्टर उसमें कंप्लीट हो चुके हैं, तो वो जरूर देखें, केबीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो। ठीक है, और 12th क्लास की और 11th क्लास की दोनों हिस्ट्री जरूर पढ़नी है आपको। एनसीईआरटी में आपको बहुत अच्छी तरीके से विस्तार में मिल जाएगा। तो 8 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ये हो जाएगा, ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ठीक है, पहला वानर मानव था जो सीधा चलता था, और यहीं से मानव का आदि पूर्वज था यही। ठीक है, ऑस्ट्रोपोलिथिकस जो यही था मानव का हमारा जो है पूर्वज। नेक्स्ट है, चाज नामक किस प्रदेश के इतिहास का वर्णन करने वाला ग्रंथ है? तो जैसा कि बहुत बार रिपीट हो चुका है सिंध के इतिहास का, चाज नामा। ठीक है, और नेक्स्ट है, किस शासक के शासनकाल में उपनिषदों को फारसी भाषा में अनुवादित किया गया? और 10th क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, शाहजहां। उपनिषद का पूछा है, तो उपनिषद का जो फारसी भाषा में अनुवाद किया गया तो वो शाहजहां के शासन काल में किया गया था। और काशी के पंडितों के सहयोग से 52 उपनिषदों के अनुवाद किया गया था, कम से कम 52। और अकबर या सिर अकबर और रसर नाम से किया था अनुवाद सिर अकबर उपनिषदों का, और उसने भगवत गीता व योग वशिष्ठ का भी फारसी में अनुवाद किया। और उसकी अन्य प्रमुख रचनाएं जो थी वो अल बहतरीन, सनीनत अल औलिया, रिसाले, हकनुमा और हसनत उल अफरीफ है। ठीक है, तो शाहजहां के शासन में काशी के जो पंडित थे उनके सहयोग से 52 उपनिषद का अनुवाद जो है इस तरीके से किया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया? राइट ऑप्शन हो जाएगा इल्तुतमिश ने। ठीक है, नेक्स्ट है, उल्लिखित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। निम्न पूर्व पाषाण काल, मध्य पूर्व पाषाण काल या उत्तरी पूर्व पाषाण काल या मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल में? और 12th का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, मध्य पाषाण या नवपाषाण काल में। ठीक है, 13 क्वेश्चन है, पृथ्वीराज तृतीय से जयचंद की पुत्री संयुक्ता के विवाह का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, पृथ्वीराज रासो। तो पृथ्वीराज रासो से पता चलता है कि जयचंद की रूपवती कन्या संयुक्ता पृथ्वीराज से प्रेम करने लगी थी, और जयचंद ने राजसूय यज्ञ और स्वयंवर का आयोजन किया था जयचंद ने। और इस अवसर पर पृथ्वीराज को नीचा दिखाने के लिए उसने उसे आमंत्रित नहीं किया था। ठीक है, और पृथ्वीराज स्वयं कुछ चुने हुए सहायकों के साथ जो है कन्नौज जा पहुंचा और संयुक्ता को भरी सभा में उठा ले गया था और विवाह कर लिया था। तो पृथ्वीराज रासो से पता चलता है। ठीक है,
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली आरंभ की थी? अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। और राइट ऑप्शन हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है। नेक्स्ट है, वह मुगल बेगम जिसका नाम फरमानों और सिक्कों पर उल्लिखित मिलता है? मरियम मकानी, मुमताज महल, महामनगा, नूरजहां। और राइट ऑप्शन डी हो जाएगा नूरजहां। ठीक है, जो जहांगीर की पत्नी थी, नूरजहां। और जहांगीर ने ही राजा की आकृति युक्त सिक्के जारी किए थे और उसके साथ नूरजहां का नाम भी अंकित था। नूरजहां का नाम शाही फरमानों पर भी अंकित होता था। ठीक है। नेक्स्ट है, दक्षिण में बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? मलिक अंबर, हसन गंगू, मोहम्मद दीवान, सिकंदर शाह। 16 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा हसन गंगू। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अक्सर रिपीट होता रहता है। ठीक है, इस क्वेश्चन को जरूर ध्यान दें। ठीक है, तो बहमनी राज्य का संस्थापक हसन गंगू। नेक्स्ट है, वह शासक जिसने साहित्य और कला के क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान दिया? धर्मपाल, धंग, मिहिर भोज, परमार भोज। और 17 क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा परमार भोज। ठीक है, भोज जो है परमार वंश का सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक था और भारतीय इतिहास में भोज की ख्याति उसकी विद्वता और विद्या एवं कला के संरक्षक के रूप में मिलती है, क्योंकि बहुत ही विद्वानी था वो। और उसने अपनी राजधानी धारा नगर में स्थापित की थी। ठीक है, धारा नगर में स्थापित की थी और उसे विभिन्न प्रकार से उसे अलंकृत करवाया था और वह स्वयं विद्वान था। और उसकी उपाधि जो थी उसे कविराज कहा जाता था। उसने ज्योतिष, काव्य शास्त्र, सभी महत्वपूर्ण जो ग्रंथ है उसकी रचना भी की और धारा की सरस्वती जो है मंदिर में एक प्रसिद्ध संस्कृत विद्यालय की स्थापना भी उसने करवाई थी। ठीक है, संस्कृत विद्यालय की। और उसकी राजसभा पंडितों एवं विद्वानों से भरी रहती थी। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा परमार भोज। नेक्स्ट है, वह मुगल साम्राज्य का प्रांतों में विभाजन पहली बार किसने किया था? बाबर, हुमायूं, जहांगीर, अकबर। और 18 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, अकबर इस तरीके के काम काफी किया था और प्रांतीय प्रशासन व्यवस्था में जो है इसे इस तरीके का विभाजन इसने पहली बार किया था। ठीक है, बाबर और हुमायूं ने इस तरीके का कार्य नहीं किया था, लेकिन सर्वप्रथम अकबर ने अपने शासन के 24वें वर्ष, ठीक है, 24वें वर्ष 1580 में साम्राज्य में 12 प्रांतों में, ठीक है, ये भी ध्यान रखें, कई बार पूछा जाता है कितने प्रांतों में विभाजित किया था, तो 12 प्रांतों में विभाजित किया था। ठीक है, 19 क्वेश्चन है, महात्मा गांधी द्वारा भारत में आरंभ किया गया प्रथम सत्याग्रह था? चंपारण, खेड़ा, रौलेट सत्याग्रह। और राइट ऑप्शन इसका ऑप्शन ये हो जाएगा चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, जो कि 1917 में बिहार के चंपारण जिले में, और इसी सत्याग्रह में रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी को महात्मा की उपाधि भी दी थी। पिछले शायद वीडियो में भी हमने इस पे डिस्कस किया था। और तीन कठिया पद्धति जो थी उसका विरोध कर रहे थे किसान, और 3/20 में भाग जो था उसमें नील की खेती करने के लिए उन्हें मजबूर किया जाता था और इसे तिनकठिया पद्धति कहते थे। और राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर गांधी जी चंपारण गए थे। ठीक है, राजकुमार शुक्ल के, ये भी अभी ये क्वेश्चन पूछ लिया था, उसमें पूछा था एनवीएस में। ठीक है, ये राजकुमार किसके अनुरोध पर गांधी जी चंपारण गए थे? तो राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर गांधी जी चंपारण गए थे। ठीक है, नेक्स्ट है, किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। और 20 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा अथर्ववेद में जो है सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, औरंगजेब की मृत्यु के बाद कौन उत्तराधिकारी हुआ? मोहम्मद शाह, अकबर द्वितीय, बहादुर शाह प्रथम, जहांदार। औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके जो पुत्र थे
1707 में इसकी मृत्यु हो गई थी औरंगजेब की, और उसकी मृत्यु हुई थी अहमदनगर में। ठीक है, अहमदनगर में उसकी मृत्यु हुई थी। और उसकी मृत्यु के बाद जो इसके पुत्र थे उनमें आपस में उत्तराधिकार का युद्ध हुआ और आपस में लड़े, जिसमें कि मुअज्जम जो था, ठीक है, मुअज्जम, तो वो विजयी हुआ। और यह बहादुर शाह या फिर यही जो है बहादुर शाह, ठीक है, बहादुर शाह फर्स्ट, तो बहादुर शाह फर्स्ट के नाम से मुगल वंश का ये शासक हुआ था औरंगजेब के बाद। तो बहादुर शाह प्रथम, ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन चोलों के सिक्कों पर उत्कीर्ण नहीं है? मत्स्य, मछली यानी धनुष, चीता, हाथी। और 22 का राइट ऑप्शन है हाथी उत्तीर्ण नहीं है, जबकि चोलों के सिक्कों पर मत्स्य, मछली भी, धनुष भी और चीता भी। ठीक है, ये तीनों ही अंकित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, निम्नलिखित में से वैदिक धर्म में कौन सम्मिलित नहीं था? प्रकृति पूजा करते थे वो, मंत्रोच्चारण, मूर्ति पूजा, यज्ञ। तो 30 का जो इसका 23 का राइट ऑप्शन होगा मूर्ति पूजा उस समय नहीं होती थी। वो पीपल की पूजा होती थी, पेड़ पौधों की पूजा करते थे, यानी प्रकृति की पूजा करते, सूरज वूरज की आदि की पूजा वो करते थे, लेकिन मूर्ति पूजा वो नहीं करते थे। ठीक है, और मंत्रोच्चारण तथा यज्ञ पूजा का प्रचलन था, लेकिन मूर्ति पूजा का प्रचलन नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट है, सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव से किस युद्ध में पराजित हुआ था? प्लासी के युद्ध में, बक्सर के, मुंगेर के युद्ध में, या वांडीवास के युद्ध में। ठीक है, और 24 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा प्लासी का युद्ध में। और प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757। 23 जून 1757 प्लासी का ये युद्ध हुआ था। और लॉर्ड क्लाइव ने बंगाल के नवाब जो सिराजुद्दौला था उसको पराजित किया था, लॉर्ड क्लाइव ने। ठीक है, सिराजुद्दौला को। और जिसमें कि मीर जाफर ने सिराजुद्दौला के साथ गद्दारी की थी। नेक्स्ट है, ऋग वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 25 का ऑप्शन बी हो जाएगा, गले का आभूषण जो पहनते थे, गले में हार आदि, उसको ही निष्क कहा जाता था। ठीक है, और 26 क्वेश्चन है, अष्ट प्रधान नामक मंत्री परिषद होती थी। ठीक है, अष्ट प्रधान और अष्ट दिग्गज। ठीक है, अष्ट दिग्गज, तो ये दोनों चीजों को आपको अष्ट प्रधान और अष्ट दिग्गज का ध्यान रखना है। ठीक है, क्योंकि कभी कभी हम इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जो शिवाजी यानी मराठा प्रशासन प्रणाली थी वो थी अष्ट प्रधान। ठीक है, और इसे अष्ट प्रधान परिषद कहा जाता था। और जो कृष्णदेव राय के जो तमिल थी दक्षिण वाली, उसे अष्ट दिग्गज कहा जाता है, जो कि कृष्णदेव राय से संबंधित थी। कृष्णदेव राय के जो मंत्री परिषद थे उसे अष्ट दिग्गज कहा जाता है। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट है, वैदिक नदी कुभा का स्थान निर्धारित होना चाहिए। राइट ऑप्शन हो जाएगा 27 का ए हो जाएगा, अफगानिस्तान में। ठीक है, कुभा जिसे कि जो काबुल है, और कुर्रम और गोमती, सुवास्तु, ये नदियां उस समय जो है अफगानिस्तान में इस समय है। लेकिन ये जो है, क्योंकि अफगानिस्तान भी उस समय भारत का ही हिस्सा था। ठीक है, भारत का ही हिस्सा था, तो इसलिए क्योंकि ये नदियां अफगानिस्तान में बहती थी। ठीक है, तो ये सारी नदियां। नेक्स्ट है, किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर में फतवा जारी हुआ था? हुमायूं, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब। और 28 का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, अकबर। ठीक है, और अकबर जो पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद ये अकबर के विरुद्ध जौनपुर में जो मूल्याल्दी थे फतवा उन्होंने जारी किया था, क्योंकि ये हिंदुओं का काफी समर्थक था और इसकी जो धार्मिक प्रवृत्ति थी वो काफी सही थी।
इस वजह से इसके खिलाफ फतवा जारी हुआ था अकबर के खिलाफ। ठीक है, नेक्स्ट है पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को किस युद्ध में पहली बार पराजित किया? तो पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को 1191 ईस्वी में, ठीक है, 1191 ईस्वी में तराइन के युद्ध में पराजित किया था। ठीक है, और हरियाणा के कसाल जिले में स्थित है ये। कहाँ पे है? हरियाणा के कसाल जिला, ठीक है, में स्थित है ये तराइन, और वहां पे इसने पराजित किया था। ठीक है, लेकिन जो है जो 1192 का तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था उसमें पृथ्वीराज चौहान पराजित हुआ था। ठीक है, पहले में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को पराजित कर दिया था, लेकिन दूसरे में पृथ्वीराज जो मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया था 1192 वाले में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने सिजदा रिवाज को समाप्त कर दिया था? अकबर, औरंगजेब, जहांगीर, शाहजहां। 30 क्वेश्चन के राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। शाहजहां ने सिजदा जो रिवाज था और उसे इसने समाप्त कर दिया था। ठीक है, नेक्स्ट है आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने उनका जन्म हुआ था कश्मीर में, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, केरल, और 31 का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, केरल में। नेक्स्ट है किस अभिलेख में अशोक बुद्ध धर्म और संघ के प्रति विश्वास प्रकट करता है? रुक्मनदेही अभिलेख, मास्की का लघु शिलालेख, सारनाथ स्तंभ लेख, या भब्रू शिलालेख? और 32 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, भब्रू शिलालेख। नेक्स्ट है अशोक के शासन में आयोजित बौद्ध संगीति का अध्यक्ष था। ठीक है, अशोक के शासन में थर्ड वाली जो बौद्ध संगीति है वो आयोजित हुई थी। ठीक है, थर्ड, और उसमें बौद्ध संगीति का अध्यक्ष जो है कौन था? राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, मोगलीपुत्र जिसे जो था वो अध्यक्ष था। ठीक है, और इसकी कहाँ पे हुई थी ये? पाटलिपुत्र में। ठीक है, कहाँ पे? पाटलिपुत्र में। तीसरी वाली, चौथी कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन में हुई थी। ठीक है, और दूसरी वैशाली बिहार में हुई थी, पहली राजगिरी में हुई थी। नेक्स्ट है अशोक के अभिलेखों को सफलतापूर्वक सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? बहुत बार रिपीट हुआ है, ऑप्शन डी हो जाएगा, जेम्स प्रिंसिप। 34 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, और उसके अभिलेखों को सर्वप्रथम पढ़ने में सफलता पाई थी जेम्स प्रिंसप ने। ठीक है, 1837 ईस्वी में। कितने कब? 1837 ईस्वी में। ये भी सन भी पूछ लेता है इसमें, इस वाले क्वेश्चन को बहुत बार रिपीट होता रहता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस स्थान की यात्रा बुद्ध ने नहीं की थी? वैशाली, कपिलवस्तु, कौशाम्बी, उज्जैनी। तो कहाँ की यात्रा नहीं की थी उन्होंने? ठीक है, वैशाली, कौशाम्बी, कपिलवस्तु, उज्जैनी, और 35 का जैसा कि राइट जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, उज्जैनी की यात्रा इन्होंने नहीं की थी। ठीक है, महात्मा बुद्ध राजगिरी, वाराणसी, वैशाली, कौशाम्बी, श्रावस्ती में बहुत अधिक, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछता है कि सबसे अधिक समय तक उन्होंने या बारिश का मौसम कहाँ गुजारा, तो ये श्रावस्ती जिला हो जाता है, श्रावस्ती में। और इन्होंने उज्जैनी की यात्रा लेकिन नहीं की थी। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे एक नया संवत चलाने का श्रेय प्राप्त है? धर्मपाल, देवपाल, विजय सेन, लक्ष्मण सेन। 36 का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, लक्ष्मण सेन। पिछले वीडियो में भी हमने शायद किसी क्वेश्चन था ये प्रैक्टिस सेटों में, और सेन वंश का शासक था लक्ष्मण सेन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, लोथल गुजरात, कालीबंगा हरियाणा, रोपड़ पंजाब। 37 का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, कालीबंगा हरियाणा। ये सुमेलित नहीं है। कालीबंगा कहाँ पे है? ये है राजस्थान में। ठीक है, कालीबंगा राजस्थान में है, हरियाणा में नहीं है। रोपड़ पंजाब में है, लोथल गुजरात में है, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, बनावली हरियाणा में है, हरियाणा में बनावली है। नेक्स्ट है गोविंद चंद्र गढ़वाल की रानी कुमार देवी ने धर्म क्रजिन
विहार कहाँ बनवाया था? बोध गया, राजगिरी, कुशीनगर, सारनाथ। 38 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, सारनाथ। ठीक है। गोविंद चंद गढ़वाल की रानी कुमार देवी ने धर्मचक्र विहार को सारनाथ में बनवाया था। नेक्स्ट है सुप्रसिद्ध कृति ताबकात अकबरी की रचना किसने की थी? ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद बदायूनी, अबुल फजल खानवीर। और 39 का राइट ऑप्शन ये हो जाएगा, ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद ने ताबकात अकबरी की रचना की थी, निजामुद्दीन अहमद ने। और जो ताबकात अकबरी है वो 3 भागों में विभाजित है। ठीक है, 3 भागों में विभाजित है। और इसमें भारत में मुस्लिम शासन के स्थापित होने से लेकर बादशाह अकबर के 39वें वर्ष तक का इतिहास दिया गया है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिए, जो चीजें बता रही हूँ एक्स्ट्रा जरूर नोट किया करिए। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन जब हट के पूछता है तो ये ऐसे ही पूछता है। तो कौन से शासन काल में? अकबर के 39वें शासन काल तक का वर्ष तक का इतिहास इसमें है, और मुस्लिम शासन के स्थापित होने से लेकर बादशाह अकबर के। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें हैं। नेक्स्ट है गंगैकोंड चोलपुरम की स्थापना किसने की थी? राजराज प्रथम, राजाधिराज, राजेंद्र प्रथम, विजयदित्य। और 40 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, राजेंद्र प्रथम ने जो है की थी। और ये राजराज प्रथम का पुत्र था। राजेंद्र प्रथम चोल वंश का सबसे महान शासक ये सिद्ध हुआ था, जो है ये राजेंद्र प्रथम। और उसने गंगा घाटी के अभियान की सफलता पर गंगैकोंड चोल की उपाधि धारण की थी, और इसके उपलक्ष्य में उसने गंगैकोंड चोलपुरम नामक एक नई राजधानी की स्थापना इसने की थी। 41 क्वेश्चन है, भारत में स्थानीय शासन को किसने प्रोत्साहित किया? लॉर्ड मेयो, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड रिपन। 41 का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, लॉर्ड रिपन। ठीक है, स्थानीय सुधारों का इसे जन्मदाता भी कहा जाता है। और भारत में स्थानीय शासन को लॉर्ड रिपन ने प्रोत्साहित किया था, और उसकी घोषणा भी की थी। और स्थानीय सुशासन के कार्यों सरकार जो है सुझाव देगी, हस्तक्षेप नहीं करेगी, इसका कहना था। नेक्स्ट है औरंगजेब के किस पुत्र ने विद्रोह करके राजपूतों के विरुद्ध अपने पिता की स्थिति कमजोर कर दी थी? ठीक है, किस पुत्र ने राजपूतों के विरुद्ध अपने पिता की स्थिति कमजोर की? आजम, अकबर, मुअज्जम, ताम्रबख्त। और 42 का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, अकबर। ठीक है, अकबर जो सेकंड इसका पुत्र था, तो औरंगजेब के पुत्र जो अकबर सेकंड था, और उसके इसने विरुद्ध कर दिया, ये हमेशा अपने पिता के विरुद्ध रहता था, और इसने उसकी स्थिति को कमजोर कर दिया था। ठीक है, और 1682 ईस्वी में, ठीक है, 1682 ईस्वी में औरंगजेब स्वयं अकबर का पीछा करते हुए दक्षिण भारत गया था। नेक्स्ट है चोल राज्य में एकल इकाई के रूप में शासित विशाल ग्राम को क्या कहा जाता था? नाडु, कुर्रम, कोट्टम, तनियूर। और 43 का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, तनियूर कहा जाता था। ठीक है, चोल राज्य में एकल इकाई के रूप में शासित विशाल ग्राम जो होता था उसको तनियूर कहा जाता था। नेक्स्ट है 44 अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? ठीक है, विदर्भा उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, इसमें नहीं है, यह है कठोपनिषद। ऑप्शन सी हो जाएगा, कठोपनिषद में। ठीक है, और कठोपनिषद कृष्णा यजुर्वेद की जो है इसके अंदर आता है, और अध्याय 2 तथा 6 इसमें है, और काव्यात्मक शैली में दार्शनिक तथ्यों का निरूपण इसमें किया गया, और इसी में यम तथा नचिकेता का जो है वो है संवाद है। नेक्स्ट है किसको भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है? 45 का राइट ऑप्शन ये हो जाएगा, राजा राममोहन राय को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है 46 क्वेश्चन, भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? डूरंड योजना, पार्लियामेंट्री सुधार, माउंटबेटन योजना, वेवेल योजना। जैसा कि राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि लॉर्ड माउंटबेटन ने 24 मार्च 1947 को, ठीक है, 24 मार्च 1947 को
भारत के गवर्नर जनरल के रूप में पद ग्रहण किया था और इसी के साथ उन्होंने सत्ता हस्तांतरण के लिए विभिन्न नेताओं से बातचीत करनी आरंभ कर दी थी। और 3 जून 1947 को, ठीक है, 3 जून 1947 को भारत विभाजन योजना प्रस्तुत की थी, जिसे क्या कहा जाता है, माउंटबेटन योजना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, 3 जून 1947, ये डेट जरूर याद रखें, पूछी जाती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से बुद्ध के जीवन से संबंधित कौन सी घटना वैशाख पूर्णिमा को घटित नहीं हुई थी? क्योंकि बुद्ध भगवान से संबंधित सारी घटनाएं जो है वैशाख पूर्णिमा को ही घटित हुई, उनका जन्म हुआ, उनकी मृत्यु हुई, तो इसलिए ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, तो जो गृह त्याग था उसको छोड़कर, जब उन्होंने घर त्यागा था अपना, और उस चीज को छोड़कर उनका जन्म भी हुआ, उनको ज्ञान की प्राप्ति भी वैशाख पूर्णिमा में हुई, और उनको महापरिनिर्वाण भी वैशाख पूर्णिमा के दिन ही जो है हुआ था। इसलिए सिर्फ गृह त्याग छोड़ दे तो सब चीजें वैशाख पूर्णिमा के दिन हुई थी, सारी घटनाएं। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा पुरा स्थल है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार मुझे लगता है रिपीट हो चुका है, और राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। अच्छा, सिंधु सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा पुरा स्थल पूछा है। ठीक है, तो पुरा स्थल जो है वो सबसे बड़ा हरियाणा में स्थित राखी गढ़ी, ठीक है, राखी गढ़ी है। और नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए थे? 49 का राइट ऑप्शन ये हो जाएगा, चंद्रगुप्त प्रथम ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए थे। ठीक है, 50 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान के खंडहर विजयनगर की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं? अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, हम्पी। और 50 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, हम्पी। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है, और रिपीट भी होता रहता है। तो किस स्थान के खंडहर विजयनगर की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो हम्पी का करते हैं। और हरिहर प्रथम और बुक्का ने विजयनगर में जिस राजवंश की स्थापना की थी उनके पिता संगम के नाम पे, ठीक है, संगम वंश, ठीक है, की थी। और इसने अपनी राजधानी प्रारंभ में तुंगभद्रा के निकट अनिरुद्धि बनाई थी, लेकिन बाद में राजधानी विजयनगर में स्थानांतरित की, और इसके अवशेष वर्तमान समय में जो हम्पी विद्यमान है वो हम्पी वर्तमान समय में, तो वहां पे हम्पी में है, ठीक है, विजयनगर। और 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। आशा करती हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।